हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पार्ट डी इकोनॉमिक्स का, जो कि इसके अंदर क्या है, मिसलेनियस यानी विविध प्रकार के क्वेश्चन है। टोटल 248 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है इस वाले पोर्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा विविध है, इस हिसाब से ये हमारा चैप्टर नंबर 15 है। मैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक के ऑलरेडी प्लेलिस्ट अपलोड कर चुका हूँ। टोटल 62 वीडियोस जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मैं लिंक प्लेलिस्ट का डाल दूंगा, आप वहां से पूरा वीडियो जो है, सारी वीडियोस जो है देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो मैं करंट पढ़ा रहा हूँ ये वाला, इसका भी मैं पीडीएफ का लिंक आपको दे दूंगा, तो आप इसे भी डाउनलोड करके सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट के 4 चैप्टर ही बचे हुए हैं। चैप्टर नंबर 15 में आज स्टार्ट करवा रहा हूँ, 16, 17 और 18 ये 4 चैप्टर हमारे पास बचे हैं, और इसके बाद हमारे इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए था, और इसी वीडियो के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक यानी टीटीसीआई जारी किया जाता है किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जो है ये दिया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 2020 का क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यात्रा एवं पर्यटन प्रतियोगात्मक सूचकांक टीटीसीआई सर्वप्रथम वर्ष 2007 में तैयार किया गया था। इस सूचकांक के तहत उन घटकों एवं नीतियों का मापन किया जाता है जो यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करते हैं। यह सूचकांक यात्रा एवं पर्यटन प्रतियोगितात्मकता रिपोर्ट के अंतर्गत जारी किया जाता है, जो विश्व आर्थिक मंच की एक प्रमुख उत्पाद है। तो कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच निकालता है किसको? टीटीसीआई को। क्वेश्चन नंबर 2, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय या नीति आयोग? तो विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो है ये आता है नीति आयोग के अंदर। डी करेक्ट आंसर होगा। ये भी किसका है? 2020 का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस का है। विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय डीएमईओ की स्थापना सितंबर 2015 में पूर्ववर्ती कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय पीईओ और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय आईईओ का विलय कर दी गई थी। यानी पहले ये दो ऑर्गेनाइजेशन थी, पीईओ और आईईओ, इन दोनों को मिलाकर के डीएमईओ बनाई गई है। कब? सितंबर 2015 में। यह नीति आयोग का एक संबद्ध कार्यालय है जिसका उद्देश्य संगठन के अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन अधिदेश को पूरा करना और भारत में अनुवीक्षण और मूल्यांकन पारितंत्र का निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह विगत 38 वर्ष में लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। नीचे दिए में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो इसमें से केवल एक सही था, क्योंकि वो जो 38 वर्ष दे रखा है, नहीं 38 वर्ष नहीं, 34 साल से जो हमारी थी उसको चेंज करेगी, 38 वर्ष वाला नहीं है, वो एक गलत था। तो ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। देश में सर्वप्रथम 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई थी। इसके बाद 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी हुई, और 34 वर्षों के बाद 2020 में भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। यह शिक्षा नीति के निर्माण के लिए वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इसीलिए पहली लाइन सही थी, लेकिन दूसरी लाइन गलत थी, क्योंकि वहां उन्होंने 38 वर्ष बोला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था, यानी मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रॉबर्ट ई पार्क ने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, लुई वर्थ ने, या फिर लुई डुमांट ने? तो ये थे रॉबर्ट ई पार्क जो सबसे पहले मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे। ये भी 2020 का क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन ही है।
सर्वप्रथम रॉबर्ट ई पार्क ने सीमांत आदमी मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन अपने लेख मानव का स्थान परिवर्तन और सीमांत आदमी यानी ह्यूमन माइग्रेशन एंड द मार्जिनल मैन में किया था। सबसे पहले सीमांत आदमी उन्होंने इस बुक में लिखा था। हालांकि इस संकल्पना को लोकप्रिय ईवी स्टोन क्विस्ट ने किया था, यानी इसको फेमस ईवी स्टोन क्विस्ट करके आए थे। रॉबर्ट ई पार्क ने इस बात की ओर संकेत किया कि विभिन्न प्रजातियों के बीच आपसी संबंध के बीच जो नई प्रजाति अथवा पीढ़ी विकसित होती है वह संक्रमण के दौर से गुजरती है और धीरे धीरे अपने समाज के हाशिए पर चली जाती है। इस कारण वे इस बात की स्थापना करते थे कि सीमांत आदमी मिश्रित खून का आदमी होता है, क्योंकि वह एक साथ ऐसे दो विश्व में रहता है जिसमें वह कम या अधिक अपने आप को अजनबी महसूस करता है। इसके साथ ही धीरे धीरे उसके अंदर कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पनपने लगती है जिसके कारण वह अपने आप को बेचैन, रुग्ण, क्लांत अनुभव करने लगता है और उसके अंदर अस्थानीय भाव झलकने लगता है। बहुत सारी प्रजातियां अपने शारीरिक आकृति के कारण ही हाशिए पर चली जाती है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के अश्वेत समाज के साथ हुआ था, क्योंकि उनको भी रंग भेद की नीति की वजह से क्या हुई थी, दिक्कत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय वृहत आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है? क्षेत्रीय वृहत आर्थिक भागीदारी ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, पाकिस्तान उपयुक्त में से कोई नहीं या वो एक से अधिक? तो पाकिस्तान जो है वो क्षेत्रीय वृहत आर्थिक भागीदारी का हिस्सा नहीं है। 15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षरित एक संधि हुई थी जिसका नाम है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसी को हिंदी में कहा गया रीजनल यानी क्षेत्रीय, कॉम्प्रिहेंसिव वृहत, इकोनॉमिक पार्टनरशिप आर्थिक भागीदारी। आसियान के 10 देशों के सदस्य और उनके मुक्त व्यापार से संधि से जुड़े 5 सहयोगी देश कौन कौन से? पहले तो आसियान के 10 देश हो गए और उसके बाद उनके मुक्त व्यापार से जुड़े 5 सहयोगी देश, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया का एक संगठन है। तो पाकिस्तान इसके अंदर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? कौन सा देश रहा था? जापान रहा था, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये री एग्जाम में आया था 2020 में, बीपीएससी के अंदर आया था। तो सिंगापुर जो है वो 2020 में फर्स्ट स्थान पर रहा था ह्यूमन एचडीआई एचसीआई होगा ना, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में। ठीक है, सितंबर 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में 0.88 स्कोर के साथ सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन 0.29 के साथ अंतिम स्थान पर रहा, जबकि भारत 0.49 के साथ 116वें स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 7, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है या कौन से गलत है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है? MPLADS निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियां जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती हैं। ये बात तो सच है, MPLADS निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों के ऊपर खर्च की जाती हैं। प्रत्येक सांसद की निधि एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। ये बात भी सही है। MPLADS निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है और उपयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रणित नहीं किया जा सकता। ये बात गलत है, ये गलत बोला हुआ है, ऐसा नहीं है। क्रियान्वित हो रहे सभी कार्यों में कम से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। हाँ, ये बात करेक्ट है। तो इनमें से यानी पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट करेक्ट है। इसका मतलब हमारा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS केंद्र सरकार की योजना है जिसकी शुरुआत दिसंबर 1993 में की गई थी। इसके तहत सांसद अपने क्षेत्र में साल में 5 करोड़ रुपए का विकास कार्य की मंजूरी दे सकते हैं। लोकसभा के अलावा राज्यसभा सांसदों के पास भी यह निधि होती है। MPLADS निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियां जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, सड़क आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त की जाती है, इसीलिए पहला पॉइंट सही था। प्रत्येक सांसद की निधि को एक निश्चित प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थ के लिए प्रयोग होना चाहिए, इसीलिए दूसरा पॉइंट सही था। MPLADS के तहत आवंटित राशि नॉन लैप्सेबल होती है,
यानी कि इसको आप आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। क्रियान्वित हो रहे सभी कार्यों का 10% जो है वो जिला अधिकारी जो है वो देखेगा, इसीलिए हमारा चौथा पॉइंट भी करेक्ट है। और तीसरा पॉइंट जो है इसकी वजह से MPLADS के तहत आवंटित राशि नॉन लैप्सेबल होती है, ये नॉन लैप्सेबल होती है। ठीक है भैया, ऐसा नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ सकती, आगे बढ़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने कहते हैं 1 साल के लिए लिया और 1 साल का काम पूरा नहीं हुआ तो ये पैसे खत्म हो गए, ऐसा नहीं है, ये पैसे आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। नॉन लैप्सेबल है, ऐसा नहीं लैप्स हो गए वो पैसे। क्वेश्चन नंबर 8, गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, वर्ग संघर्ष, नीति संपत्ति की समाप्ति, या फिर आर्थिक नियतिवाद। तो गांधीवादी और मार्क्सवाद के अंदर जो पाया जाता है वो है हमारा ए पॉइंट, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। ये भी 2020 में है और IAS के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स के बीच आपस में एक समानता है, दोनों राज्य विहीन समाज और वर्ग विहीन समाज स्थापित करना चाहते थे, परंतु दोनों के साधन भिन्न भिन्न थे। महात्मा गांधी इसे अहिंसक साधनों के माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे, जबकि मार्क्स इसे हिंसक साधनों के माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 9, IRDAI ने किसकी अध्यक्षता में स्टैंडर्ड साइबर लाइबिलिटी लाइबिलिटी होना चाहिए ना, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इंग्लिश में लिख देते भाई, लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आवश्यकता की जांच हेतु एक पैनल का गठन किया था? IRDAI ने किसकी अध्यक्षता में स्टैंडर्ड साइबर लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आवश्यकता की जांच हेतु एक पैनल का गठन किया था? प्रवीण कुटुंबे, पी उमेश, के गणेश, या फिर TL अलमूले। तो ये थे पी उमेश, ये भी 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि उसी साल किया भी गया था, आई थिंक अक्टूबर के करीब किया गया था। तो यस, हाँ 2020 का ही क्वेश्चन है। इसके लिए आप लोगों को करंट अफेयर्स पता होने चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो IRDAI ने पी उमेश की अध्यक्षता में स्टैंडर्ड साइबर लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आवश्यकता की जांच हेतु एक पैनल का गठन किया था। इस पैनल का गठन मैंने बोला था ना, हाँ, अक्टूबर 2020 में किया गया। सामान्य लाइबिलिटी नीतियां साइबर जोखिमों को कवर नहीं करती हैं और वर्तमान में उपलब्ध साइबर बीमा नीतियां एक नए और तेजी से बढ़ते बाजार में ग्राहकों के लिए अत्यधिक अनुकूलित है, इसलिए इसकी जांच के लिए इस पैनल का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनर्निरीक्षण पुनर पुनर्निरीक्षण ही हो गया, निम्नलिखित में से कौन करता है या कौन करते हैं? पुनरीक्षण कौन करता है? संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां, वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, या फिर नीति आयोग। तो देखो ये जो दे रखा है दूर संचार, बीमा, विद्युत, इनके लिए जो है ना, जो भी आपकी तदर्थ समितियां होती है या स्थायी समितियां होती है वही करती है। नीति आयोग या फाइनेंस वाली जो है वो इसका नहीं करती है। तो यानी पहला और दूसरी ही जो है वो करती है। तो इस हिसाब से कौन सा होगा? ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भारत में दूर संचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां और संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां करती है। इनके पुनर्निरीक्षण यानी पुनरीक्षण से वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग और नीति आयोग संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय है कहां पर? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या उज्जैन? डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश वित्त निगम, तो इसका जो है इंदौर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश वित्त निगम लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों को वित्तीय सहायता एवं संबंधित सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में संलग्न है। इसका मुख्यालय इंदौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? देखो अभी आपको ये करंट पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2019 का है, तो मैं उस हिसाब से ही बता रहा हूं। वॉन की मून, एंटोनियो गुटरेस, कॉफी अन्नास, या फिर कुर्ट वॉल्डेम। तो ये थे एंटोनियो गुटरेस, जो कि 9वें महासचिव थे जिन। ठीक है, लेकिन आप अभी करंट देख लेना, अगर चेंज हुआ हो तो आप लोगों को करंट अफेयर्स में भी एक बार पढ़ लेना। हालांकि 2020 तक का तो नहीं है चेंज।
20 क्या 21 में भी नहीं थे, 21 में भी चेंज नहीं थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं, वे संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव थे। उन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपने पद को ग्रहण किया था। पर आप देख लेना, क्योंकि अब 2022 स्टार्ट हो चुका है, मैं 2021 तक का तो कह सकता हूँ कि यही है, पर 2022 का एक बार आप लोग चेक कर लेना जब भी आप लोग एग्जाम देने के लिए जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का वैश्विक भूख सूचकांक जी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2017 में कौन सा स्थान था? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत 2017 में 100वें स्थान पर था। भारत 13.4 स्कोर के साथ वैश्विक भूख सूचकांक जीएचआई 2017 में 119 देशों में से 100वें स्थान पर था, जबकि मार्च 2019 की वैश्विक भूख सूचकांक जीएचआई में 117 देशों की सूची में 30.3 स्कोर के साथ 102 स्थान पर था। वहीं 2020 की अगर रैंकिंग की बात करें तो भारत 107 देशों की सूची में 27.2 के साथ 94 वाले स्थान पर था। 94 स्थान पर था। बहुत बुरी हालत है भारत में हंगर की। तो क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वह सूचक या वे सूचक है जिसका या जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में बनाने में उपयोग किया जाता है? यानी कौन कौन से पॉइंट है जिनको हम यूज करते हैं? अल्प पोषण किया जाता है, शिशु वृद्धि रोधन किया जाता है, शिशु मृत्यु दर किया जाता है। तो बेसिकली ये तीनों ही पॉइंट है जिनको जब भी हम लोग IFPRI द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं, इसीलिए सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी लंबी है, आराम से पढ़ते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स विश्व के विकासशील देशों में भुखमरी और कुपोषण की गणना एवं इसके तुलनात्मक अध्ययन हेतु एक बहुआयामी सूचकांक है। इस सूचकांक को अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI द्वारा 2 गैर सरकारी संगठन वेल्ट हंगर हेल्प और करसन वर्ल्ड वाइड की सहायता से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। यानी 2 गैर सरकारी संगठन है, ये दोनों मिल करके इसके लिए क्या करती है, HDI को प्रकाशित करती हैं। इस सूचकांक को वर्ष 2015 से पूर्व के वर्षों में 3 संकेतकों यानी 3 चीजों पर ध्यान दिया जाता था: अंडर नरिशमेंट यानी अल्पपोषण, बाल अल्पवजन यानी चाइल्ड अंडरवेट और बाल मृत्यु दर यानी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के आधार पर तैयार किया जाता है। किंतु वर्ष 2015 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 4 संकेतकों यथा अल्प पोषण, अंडर नरिशमेंट यानी जो पहले के 3 थे वो तो है ही है, लंबाई अनुपात में कम वजन अर्थात बाल दुबलापन यानी चाइल्ड वेस्टिंग, आयु के अनुपात में कम लंबाई अथवा बाल ठिगनापन चाइल्ड स्टनिंग और बाल मृत्यु दर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के आधार पर तैयार किया जाता है। तो 2015 से पहले कौन कौन से थे? चाइल्ड अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड अंडरवेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ये 3 पॉइंट कब थे? 2015 से पहले। 2015 के बाद है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टनिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ये 4 हैं। अब इस सूचकांक में देशों को भुखमरी की स्थिति के आधार पर 5 भागों में यथा निम्न कैसे 9.9 से अधिक, 10 से 19 के 9 सॉरी निम्न कौन से होंगे? जो 9.9 से कम होंगे। मध्यम कौन से होंगे? जो 10 से 19.9 के बीच में होंगे। गंभीर जो कि 20 से 34.9 के होंगे। चेतावनी वाले होंगे 35 से लेकर के 49.9 के होंगे और चरम चेतावनी वाले होंगे जिनका 50 से भी अधिक होगा। ठीक है, तो 5 पार्टों में बांटा गया है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 में भारत का स्कोर 30.3 यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि गंभीर स्थिति वाले में 102वें स्थान पर था। अतः भारत गंभीर स्थिति वाले देशों के समूह में शामिल है। ठीक है, तो बोले गंभीर के अंदर ही शामिल है ये तो। और वर्ष 2020 की रैंकिंग में भारत 107 देशों की सूची में 27.2 स्कोर के साथ 94वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 15, IMF के नव प्रयुक्त प्रबंध निदेशक है कौन है? क्वेश्चन है ये कब का? 2019 का। तो करंट कौन थे? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, क्रिस्टीन लेगार्ड, रघुराम राजन या फिर सुरजीत भल्ला। तो नव नियुक्त प्रबंध निदेशक जो है वो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। ठीक है, बुल्गारिया की क्रिस्टालिना जॉर्जीवा 1 अक्टूबर 2019 से अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष IMF की नव नियुक्ति प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष है। क्रिस्टीन लेगार्ड 5 जुलाई 2011 से 2019 तक 12 सितंबर 2019 तक IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की प्रबंध निदेशक अध्यक्ष थी।
तो ये कौन थी? लेगार्ड पहले थी, अभी फिलहाल क्रिस्टिना जॉर्जीवा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि को के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा है? लक्ष्य, प्रतिभा, ध्रुव या परिवर्तन? तो अक्टूबर 10 2019 को उन्होंने ध्रुव नाम का कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट किया था। 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का शुभारंभ किया था प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु। इस कार्यक्रम का शुभारंभ बंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुख्यालय में किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है? ये सितंबर 2019 में की गई है, कौन सी अवधि होनी चाहिए? 1935, 1929, 1922 या फिर 1924? तो ये की गई है 10 सालों के लिए, 1929 के लिए, 10 वर्षीय है ये। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 27 दिसंबर 2019 को 10 वर्षीय यानी 2019 से 2029 तक ग्रामीण स्वच्छता रणनीति की शुरुआत की है। यह स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण के तहत हासिल स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन को बनाए रखने पर केंद्रित है। देखो ये तो मैं बता रहा हूं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बोला कि मैं इस पीडीएफ का लिंक आप लोगों को दे दूंगा, तो आप वहां से ऑलरेडी जो है ये खुद से डाउनलोड करके सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने 14 चैप्टर कंप्लीटली अपलोड कर रखे हैं। टोटल 62 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। अभी ये जो वीडियो होगी ये हमारी 63 नंबर की वीडियो होगी, तो आप बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं। लिंक आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? क्लब ऑफ रोम, यूनेस्को, ब्रंटलैंड आयोग या फिर एजेंडा 21? 2019 का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस का ही है। तो समृद्धि की सीमा ये लाए थे क्लब ऑफ रोम लेकर के आए थे। अप्रैल 1968 के 10 देशों के 30 व्यक्ति के एक समूह जिसमें वैज्ञानिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री, मानवतावादी, प्रशासक आदि शामिल थे कि रोम के एकेडमिया दे लेंसी में एक बैठक हुई। इस बैठक से ही क्लब ऑफ रोम का विकास हुआ। इसी क्लब ऑफ रोम द्वारा ही द लिटमस टू ग्रोथ का प्रतिपादन किया गया, यानी समृद्धि की सीमा की अवधारणा को लेकर के आए ये लोग। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? 1994, 95, 96 या 97? कौन से साल में की थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की अवधारणा? तो ये की थी 1995 में। वर्ष 1995 में कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी को परम गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एवं समग्र गरीबी, ओवरऑल पॉवर्टी के दो रूपों में परिभाषित किया। एक तो हो गया एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक हो गया ओवरऑल पॉवर्टी। मूलभूत मानवीय आवश्यकता जैसे भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और सूचना तक पहुंच से गंभीर रूप से वंचित रहने वाले स्थिति को परम गरीबी यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी के रूप में परिभाषित किया गया। इसके अतिरिक्त कुपोषण, अस्थायी एवं अपर्याप्त आजीविका, बीमारी की स्थिति, दूषित वातावरण के निवासी जैसे स्थितियों में होने जिनसे निर्णय क्षमता और सम्मानजनक नागरिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता था, उसे समग्र गरीबी के रूप में परिभाषित किया गया, यानी ओवरऑल पॉवर्टी किया गया। तो 1995 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में जाकर के इन्होंने दो तरह की गरीबी को लेकर के आए। यानी जब आप बेसिक नीड्स से हटे हुए हो तो आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आते हो, लेकिन जब आप समाज के दूसरे वर्गों के उसमें जिससे आपके सांस्कृतिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो, आपके नागरिक जीवन पे प्रभाव पड़ रहा हो, आपकी इंटेग्रिटी पे आ रहा हो, तो वो आप ओवरऑल करते हो, ओवरऑल पॉवर्टी पे। इसमें क्या है, इसमें आपको खाना पीना स्वास्थ्य का तो है, लेकिन दूसरों के कंपैरेटिवली आप क्या हो, गरीब हो। एक रिलेटिव पॉवर्टी भी आती है, वो भी हमारा एक कॉन्सेप्ट है ही। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का 2016 के सुस्थिर विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा स्थान है? 2016 का ही क्वेश्चन था। 2016 के सुस्थिर विकास लक्ष्य 110, 88वां, 63वां, 129वां, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो एक से अधिक स्थान तो कभी हो ही नहीं सकते।
2016 में सुस्थिर विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का 110 नंबर का स्थान था। सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN और बर्टलस्मैन सिटफटंग द्वारा जुलाई 2016 में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 139 देशों नहीं 49 देशों की सूची में भारत 110वें स्थान पर था, जबकि स्वीडन शीर्ष पर था। 2019 एवं 20 की सूची में भारत 2019 में 115वें स्थान पर और 20 में 117वें स्थान पर है, जबकि 2020 की सूची में स्वीडन शीर्ष पर है और जबकि 19 में डेनमार्क शीर्ष पर था। यानी हम लोग और पीछे ही गए हैं लगातार, जबकि स्वीडन अभी लगातार बना हुआ है और डेनमार्क सेकेंड नंबर पे है। 19वें सेकेंड पे था, फिर से 20 में स्वीडन ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 21, 1946 में स्थापित उपयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन थे? श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित या उनमें से कोई नहीं। तो श्रीमती हंसा मेहता जो थी वो थी 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में। ठीक है, पहली भारतीय। श्रीमती हंसा मेहता प्रसिद्ध समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी एवं शिक्षाविद थी। श्रीमती हंसा मेहता ने वर्ष 1947-48 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वर्ष 1950 में वह इसकी उपाध्यक्ष भी बनी। वर्ष 1958 में वे यूनेस्को की कार्यकारी समिति की सदस्य भी बनी और 79 में श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित ने भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो विजय लक्ष्मी पंडित भी आता है नाम, लेकिन यह है 1979। अगर प्रथम की बात करेंगे तो वो श्रीमती हंसा मेहता थी, जो कि 1947 से 48 तक थी वहां पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया? राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर HD देवगौड़ा? 2016 का क्वेश्चन है, हमें पता है 1991 में LPG की नीति आई थी, तो वो था PV नरसिम्हा राव जी का। हालांकि भारत में कुछ गिने चुने क्षेत्रों में उदारीकरण की शुरुआत 1980 के, ये गिने चुने रहने देता हूं, है ना, ये अलग ही होगा, 1980 के दशक में ही आरंभ की गई थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के शासनकाल में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां ही कहीं अधिक व्यापक थी। भूतपूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के शासनकाल में वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, जो मैंने LPG का नाम लिया था, को अपनाते हुए लगभग सभी क्षेत्रों जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश जैसे सभी क्षेत्रों में अनेक सुधार किए गए। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया, कब किया गया? 2001, 2002, 2003 या 2004? तो भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का जो गठन किया गया था वो 2003 में किया गया था। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत 14 अक्टूबर 2003 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक चावला, मोहन धारिया, पंकज ओसवाल या उनमें से कोई नहीं। 2010 का क्वेश्चन है, तो उस वक्त के हिसाब से ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो प्रश्न काल में यानी 2010 का जब क्वेश्चन था, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर अशोक चावला उस टाइम पे। ठीक है, वर्तमान में नवंबर 2018 से इसके अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। इसका गठन कब हुआ? अक्टूबर 2003 में। तो 2018 से कौन चल रहे हैं इनके? अशोक कुमार गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन दुग्ध का विपणन करता है? CACP, GCMMF, नाफेड या फिर ट्राइफेड? तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जो कि पूरा नाम है किसका? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ये बी ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, यही पूरा नाम है, यही दुग्ध का विपणन करता है, जिसका अमूल उत्पाद प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था कब? 1956 में, 1957 में, 1959 में या 61 में? तो 1956 में किया गया था ये, जो कि हमारा ए ऑप्शन था, 1956। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और खनन के विकास को आगे बढ़ाने के लिए 14 अगस्त 1956 को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया, लेकिन इसे वैधानिक मान्यता अक्टूबर 1959 से मिली।
इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, लेकिन हमारा स्थापित हुआ 1956 में ही। क्वेश्चन नंबर 27, एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई है, किस चीज के लिए चलाई गई है? आवासहीन और आवासहीन और निराश्रित लोगों के पुनर्वासन और उनके उपयुक्त जीविकोपार्जन के स्रोत, जीविका उपार्जन बोल देते हैं ना, जीविकोपार्जन के स्रोत प्रदान करने के लिए। यौन क्रमिकों जिसे सेक्स वर्कर्स को उनके पेशे से मुक्त कराने और उन्हें जीविकोपार्जन के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए। मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मेला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वासन के लिए, या फिर बंधुआ मजदूरों को उनके बंधन से मुक्त कराने के लिए और उनके पुनर्वासन के लिए। तो एक्चुअली ये जो राष्ट्रीय गरिमा अभियान था, ये मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए था। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय गरिमा अभियान मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने एवं मैला ढोने वाले कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए चलाई गई एक मुहिम है। उल्लेखनीय है कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा को पूर्ण समापन हेतु 30 नवंबर 2012 को भोपाल के 63 दिवसीय मेला मुक्ति यात्रा का आयोजन भी किया गया था, जिसके तहत 18 राज्यों के 200 जिलों में से जागरूकता यात्रा आयोजित की गई थी। ज्ञातव्य है कि भारतीय संसद द्वारा भी इसे मैला ढोने वाले रोजगार निषेध एवं पुनर्निवास अधिनियम 2013 के द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, देश का पहला इन्वेस्टमेंट एवं मैन्युफैक्चरिंग जोन बनने जा रहा है। 2010 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम के हिसाब से था आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में। तो आंध्र प्रदेश में पहला इन्वेस्टमेंट एवं मैन्युफैक्चरिंग जोन बनने वाला था, बना ही है। देश का पहला इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में बनने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से FICCI का अध्यक्ष कौन है? सुनील मित्तल, ब्रिजमोहन लाल मुंजाल, ओंकार एस कंवर या फिर विवेक बर्मन। 2005 का क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से ओंकार एस कंवर जो है वो इसके अध्यक्ष है। अपोलो टायर्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ओंकार सिंह कंवर ने 28 दिसंबर 2004 को फिक्की यानी FICCI के अध्यक्ष पद के भार को ग्रहण किया था। दिसंबर 2020 में उदय शंकर जो है वो इसके अध्यक्ष बने हैं, जिन्होंने संगीता रेड्डी का स्थान लिया। ठीक है, तो पहले 2020 में उदय शंकर आए, उससे पहले संगीता रेड्डी थी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन जो पूर्व में भारत शासन के आर्थिक कार्य का सचिव था, सितंबर 2008 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बना? कौन थे वो? तो आपको पता होना चाहिए कि 2008 की बात करें तो वहां पर थे हमारे डी सुब्बा राव। ठीक है, डायरेक्ट ही बता रहा हूं, 2008 की बात कर दी ना, 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो डी सुब्बा राव। केंद्र सरकार के वित्त सचिव रहे डॉक्टर दुबरी सिब्बाराव यानी कि डी सुब्बा राव प्रश्नकाल के दौरान RBI के गवर्नर थे। वर्तमान की अगर बात करें तो शशिकांत दास जो है वो 12 दिसंबर 2018 से हमारे गवर्नर है, और अभी आप करंट तो आप चेक करोगे ही। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री यानी चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर कार्यरत है? अशोक लाहिड़ी, सुमांत्रा घोषाल, सौमित्र चौधरी या फिर रघुराम राजन। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में रघुराम राजन क्वेश्चन के हिसाब से है, जिस टाइम पे क्वेश्चन दिया गया था उस टाइम से है ये। रघुराम जी राजन 1 अक्टूबर 2003 से 29 दिसंबर 2006 तक IMF के अनुसंधान विभाग के मुख्य अर्थशास्त्री और निदेशक रहे। श्री रघुराम जी राजन ने IIT दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट और IIM अहमदाबाद से MBA की डिग्री हासिल की है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अशोक लाहिड़ी इन्होंने वित्त और कंपनी मामलों में के मंत्रालय के इन्होंने वित्त और कंपनी मामलों के मंत्रालय के आर्थिक संबंध विभाग में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया है। वहीं पर अगर सुमांत्र घोषाल की बात करते हैं तो विश्व के सुप्रसिद्ध मैनेजमेंट गुरु थे। वर्ष 2000 में इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक मैनेजिंग रेडिकल चेंज व्हाट इंडियन कंपनीज मस्ट डू टू बिकम वर्ल्ड क्लास काफी चर्चित रही थी। इनका जन्म वर्ष 1948 में कोलकाता में हुआ था और इनका 3 मार्च 2004 को निधन हो गया। वही अगर मैं सौमित्र चौधरी की बात करता हूं तो ये डॉक्टर C रंगराजन की अध्यक्षता वाली प्रधानमंत्री
उसकी आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य थे। ठीक है, सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली जो कौन थी, आर्थिक सलाहकार परिषद काउंसिल, उसके सदस्य थे ये। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? टी एस कृष्णमूर्ति भारत के भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, केसी पंत भारत के अध्यक्ष भारत का 10वां वित्त आयोग, ए एम खुसरो भूतपूर्व अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, या फिर आरसी लोहाटी भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति। तो इसमें से जो हमारा सी वाला पॉइंट है वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। ए एम खुसरो भूतपूर्व अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, ये वाला सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, टी एस कृष्णमूर्ति ने 8 फरवरी 2004 से 15 मई 2005 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। केसी पंत 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। ए एम खुसरो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, अतः विकल्प सी सम्मिलित नहीं है। वे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं। वहीं पर रमेश चंद्र लोहाटी जो है वो 1 जून 2004 से 1 नवंबर 2005 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची को देख करके करते हैं। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन, एल के झा, सी टी कुरियन या फिर मोरारजी देसाई। ओके, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, हरित क्रांति, भारी उद्योग और कराधान। तो अगर मैं बात करता हूँ एम एस स्वामीनाथन की, तो एम एस स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति से रिलेटेड थे। एम एस स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति से रिलेटेड थे। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ एल के झा का, तो एल के झा जो है कराधान से रिलेटेड थे। सीटी कुरियन अगर मुझे सही से याद है तो वो दुग्ध उत्पाद से थे। सीटी कुरियन जो है वो दुग्ध उत्पाद से थे रिलेटेड, आई एम नॉट श्योर बट शायद दुग्ध उत्पाद से थे रिलेटेड। और अगर मैं बोलूँ तो मोरारजी देसाई जो थे वो बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण यानी डी इससे रिलेटेड थे। चौथे से कोई भी रिलेटेड नहीं था, यानी ऐसा ऑप्शन जिसमें 4 हो ही ना। इसमें 4 लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 4 लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 4 लिखा हुआ है, इसमें ऑप्शन, तो यानी बी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनना चाहिए। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति, एल के झा कराधान, सी टी कुरियन कहते हैं दुग्ध उत्पादन और मोरारजी देसाई, देख लेते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन जो कि उच्च उत्पादन वाले गेहूं के प्रजाति के विकास के लिए प्रसिद्ध है, हरित क्रांति से संबंधित है। एल के झा जो कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, अप्रत्यक्ष करों से संबंधित व्यक्ति है। कुरियन भारत में दुग्ध क्रांति के जनक थे, जबकि मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें बोला गया निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गोई पोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार, नान जुन दप्पा समिति रेलवे किराया, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, या फिर रेखी समिति निर्यात और आयात सरलीकरण। तो ऊपर के जो 3 है ये तो करेक्ट मिलान है, ये वाला सही नहीं है। रेखी समिति निर्यात और आयात का सरलीकरण ये गलत है, डी करेक्ट है। रेखी समिति निर्यात और आयात के सरलीकरण से संबंधित नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष करों से संबंधित है, जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1992 में सौंपी थी, जबकि बाकी 3 जो है वो सही सुमेलित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, कभी कभी समाचारों में आने वाली गॉडगिल समिति रिपोर्ट एवं कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? संवैधानिक सुधारों से, गंगा कार्य योजना एवं गंगा एक्शन प्लान से, नदियों को जोड़ने से, या फिर पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। तो यह है पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। ठीक है, गॉडगिल रिपोर्ट समिति और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट का संबंध पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकीय संरक्षण से है। गॉडगिल समिति जिसके अध्यक्ष माधव गॉडगिल थे ने अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त 2011 को, जबकि कस्तूरी रंगन समिति ने जिसके अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन थे अपनी रिपोर्ट 15 अप्रैल 2013 को प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 36, सूची 1 और 2 के साथ मिलान कीजिए और देखिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, दत्त समिति 1969, वाचु समिति 1771, राजमन्नार समिति 1971, चक्रवर्ती समिति 1985। औद्योगिक लाइसेंसिंग, प्रत्यक्ष कर, केंद्र राज्य संबंध, या फिर मौद्रिक प्रणाली। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये एक्चुअली सारी की सारी करेक्ट ही दे रखी है।
दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंस, सॉरी, दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग से ही कनेक्टेड है, वाचु समिति इसी से संबंधित है, ये जयमन्नार समिति केंद्र राज्य से संबंधित है, और चक्रवर्ती समिति भी इसी से रिलेटेड है। तो यानी कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट ही दे रखा है, तो 1 2 3 4 ही इसका करेक्ट, यानी ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जैसा कि दे रखा है, दिए गए विकल्पों का सही सम्मेलन, दत्त समिति की बात करें औद्योगिक लाइसेंसिंग, वाचु समिति प्रत्यक्ष कर, राजमन्नार समिति केंद्र राज्य संबंध, और चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली। ये तो जब मैं पहले भी आपको समितियों वाले पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि आपको सारी समितियां याद होनी चाहिए, ये समितियां तो आपको सारी याद होनी चाहिए। अगेन हमें मैचिंग दे रखी है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। कराधान, कृषि, मौद्रिक नीति, भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन एवं राज्य स्तरीय सुधार, राजकोषीय नीति। एम गोविंदा, सी रंगराजन, ओके, अरविंद पटगनिया, अशोक गुलाटी और पार्थ सारथी सोम। तो देखो इतना तो मुझे पता है कि मौद्रिक नीति तो भैया रंगराजन जी की थी, मौद्रिक नीति जो थी वो रंगराजन जी की थी, इतना तो मुझे पता है, इतना तो मुझे अच्छे से आइडिया है। मुझे बाकी कुछ ही पता हो ना हो, ये तो ध्यान है कि मौद्रिक नीति रंगराजन जी की थी। और अगर मैं इसके अलावा एक और करूं तो कराधान के लिए अगर मैं बात करता हूं तो पार्थ सारथी सोम, ये कराधान के लिए। तो देख लेते हैं, सबसे पहली बात मैंने कहा कि कराधान के लिए पार्थ सारथी सोम, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। उसके बाद ये तो सबके ही सेम है, इन दोनों में से सी जो है इसमें है, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो कराधान के लिए पार्थ सारथी सोम, कृषि के लिए हमारे कौन हो गए, अशोक गुलाटी, क्योंकि तो हर जगह ही सेम है, तो इसके लिए तो अशोक गुलाटी हो गए, बी। उसके बाद मैंने बता दिया कि मौद्रिक नीति सी रंगराजन है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन के राज्य स्तरीय सुधार, तो इसके लिए अरविंद पटगनिया, और अगर राजकोषीय नीति की बात करें तो एस एम गोविंदा राव जो है वो इसके लिए करेक्ट होंगे। तो ये हमारा होगा, हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 5 4 2 3 1, यानी कि डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक, अशोक गुलाटी एक कृषि अर्थशास्त्री एवं सीएसीपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष है। पार्थ सारथी सोम कर प्रशासन सुधार आयोग टीएआरसी के पूर्व अध्यक्ष है। सी रंगराजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, जबकि अरविंद पटगनिया नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। एम गोविंदा राव एक 14वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके हैं। इससे पहले वह लोक वित्त एवं नीति के राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक थे। किसके? लोक वित्त एवं नीति के राष्ट्रीय संस्थान, इसके निदेशक भी रह चुके हैं। कौन? एम गोविंदा राव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, रिजर्व बैंक ने के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए। ठीक है, एच एम पटेल, सी डी देशमुख, सी सुब्रमण्यम या फिर सुधीर चौधरी। डायरेक्ट याद रखना है, सी डी देशमुख जो है वो ऐसे गवर्नर थे जो वित्त मंत्री भी रहे हैं, सी डी देशमुख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, विमल जलान प्रथम अध्यक्ष होंगे किस चीज के? ब्रिक्स विकास बैंक के, व्यय प्रबंध आयोग के, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के, या फिर उपयुक्त में से कोई से भी नहीं। 2014 का क्वेश्चन है, तो विमल जलान जो थे उस टाइम पे होंगे व्यय प्रबंध आयोग के प्रथम अध्यक्ष। सितंबर 2014 में गठित व्यय प्रबंधन आयोग एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन ईएमसी के प्रथम चेयरमैन अंशकालिक विमल जलान को बनाया गया। इसके गठन की घोषणा जुलाई 2014-15 के बजट में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, दो भारतीय घराने जो फोर्ब्स अरबपति सूची के अनुसार विश्व के 50 सर्वाधिक धनियों में से है, के नाम है, कौन कौन से हैं वो? रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, कुमार मंगलम बिड़ला या फिर धीरू भाई अंबानी। तो इनमें से अजीम प्रेमजी और धीरू भाई अंबानी जो है वो फोर्ब्स की अरबपति सूची में 50 सर्वाधिक धनियों में से आते हैं, अजीम प्रेमजी और धीरू भाई अंबानी। 2001 का है उस टाइम का। वर्ष 2000 की फोर्ब्स अरबपति की सूची में दो भारतीय परिवार अजीम प्रेमजी और धीरूभाई अंबानी विश्व के 50 सबसे बड़े धनिकों में शामिल थे। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व अरबपतियों की सूची वर्ल्ड बिलियनियर रिपोर्ट 2020-21 में जेफ बेजोस दोनों ही वर्षों में शीर्ष पर रहे, जबकि भारतीयों में मुकेश अंबानी 2020 की सूची में 13वें स्थान पर और वर्ष 2021 में सूची में 10वें स्थान पर रहे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 40 तक के डिस्कस किए हैं। 248 क्वेश्चन से काफी अच्छा खासा लंबा चौड़ा हमारे पास एक टारगेट है कंप्लीट करने के लिए।
तो हम लोग आने वाले वीडियो पार्ट्स में रेगुलरली, इस वीक तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीक ये चैप्टर में पूरा कंप्लीट कर लूँ पर डे वीडियो ला करके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपको चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस दूसरों तक भी पहुंच रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें। और अगर मेरे लिए कोई भी एडवाइस है, कोई भी सजेशन है, तो प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं अपनी वीडियोस को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकूं। ठीक है। बाकी मैं इस वीक के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसी वीक के अंदर हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 खत्म कर दूं, और मिड फेब से पहले मैं पूरा की पूरी ये इकोनॉमिक्स जो है खत्म कर दूं। तो बाकी आप लोग भी सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।